गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ 12th आरबीएसई केमिस्ट्री का लेसन 10 हैलोजन डेरिवेटिव का मेरा ये लास्ट पार्ट। इससे पहले हम इस लेसन में हर टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो मोनोहैलाइड्स हेलोएल्कीन हो, चाहे हेलोएरीन्स हो, उनके प्रिपरेशन मेथड, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हम बात कर चुके हैं डाई हैलाइड्स में जेएम डाई हैलाइड, विश डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की। हम बात कर चुके हैं ट्राई हैलाइड्स में क्लोरोफॉर्म, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसकी प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज की। आज आगे बढ़ते हैं। ट्राई हैलाइड में एक छोटा सा पॉइंट और लेते हैं हम, आयोडोफॉर्म। मैंने आपको बताया था मैथेन के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, मैथेन था हमारा CH4। मैथेन के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, जब इसी के 3 हाइड्रोजन एटम्स को आप हैलोजन से डिस्प्लेस करते हैं तो आपको ये मिलता है CHX3। इसी को कहते हैं हेलोफॉर्म। इसी को क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म कहते हैं। अगर इस हेलोफॉर्म में X की जगह आपने आयोडीन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ा था तो आपने क्लोरोफॉर्म कहा था, आयोडीन जोड़ दिया तो इसे कहेंगे आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म है CHI3, ये इसका लोकल नेम है, कॉमन नेम है। IUPAC में से कहते हैं ट्राई आयोडोमैथेन। मैथेन के 3 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बना है तो कहते हैं ट्राई आयोडोमैथेन। अब बात करते हैं इस आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। मीन्स इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। आयोडोफॉर्म का हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड। हमने आपको एक रिएक्शन बताई थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब आप इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को ट्रीट करते हैं, इथाइल अल्कोहल या एसीटोन है, उनको आप ट्रीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के साथ, तो आपको मिलता है क्लोरोफॉर्म। अगर आप यहां पर एथेनॉल या एसीटोन को NaOH के साथ क्लोरीन की बजाय ट्रीट कर दें आयोडीन के साथ, तो आपको मिलेगा आयोडोफॉर्म, और इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। मीन्स व्हेन एथाइल अल्कोहल और एसीटोन इज ट्रीटेड विथ iodine in the presence of NaOH, iodoform is formed as final product. The reaction is known as iodoform reaction. जब इथाइल अल्कोहल या एसीटोन की क्रिया आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो हमें क्या मिलता है? आयोडोफॉर्म अंतिम उत्पाद के रूप में मिलता है। इसे ही आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। आइए बात करें ये रिएक्शन होती कैसे है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती कैसे। याद कीजिए में आपने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ ट्रीट किया था, आज आप आयोडीन के साथ ट्रीट कर दीजिए। ठीक वही फर्स्ट ग्रुप 17th ग्रुप 7 दिखे हैं, 7 जाएंगे, निकल गया NaI मीन्स सोडियम आयोडाइड। अब देखिए सोडियम आयोडाइड तो बना, दूसरी चीज क्या बनी? HOI, और वहां दूसरी चीज थी HOCl। एक था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक था HOCl क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स। 7th लेसन पी ब्लॉक एलिमेंट्स 12th में देखते हैं हम। इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये भी एसिड है, तो ये है हाइपोक्लोरस एसिड। अब आज यहां आपने आयोडीन लिए तो यहां बन गया HOI, तो ये हो गया हाइपो आयोडस एसिड। अब जो हाइपो आयोडस एसिड बना है बेसिक मीडियम है, तो एसिड फिर से बेस से रिएक्ट करेगा।
और क्या होगा, इस NaOH और हाइपो आयोडस एसिड की रिएक्शन होगी। और ये लीजिए, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर से सॉल्ट और आपका बनता है वाटर। पहले यहां आपके पास HOCl था, तो HOCl जब NaOH से रिएक्ट कर रहा था तो आपको मिल रहा था NaOCl, इसे कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। इस टाइम ये नाम हम खूब सुन रहे हैं। डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन चल रहा है इस वक्त, क्या कर रहे हैं हम, सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसे डिसइंफेक्टेंट के रूप में कॉलोनीज जो है उनमें इसका छिड़काव किया जा रहा है कि डिसइंफेक्टेंट करके कोरोना को सरफेस पे अगर कहीं है नॉन लिविंग पे तो इसको फ्री किया जा सके। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज हो रहा है। तो यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइड की जगह बन गया सोडियम हाइपो आयोडाइड। आप इन दोनों रिएक्शंस को देखें और इनका टोटल करें तो एक रिएक्शन के रूप में भी आप लिख सकते हैं। कैसे, HOI यहां बना, यहां यूज हो गया, और सिंपली क्या हुआ, NaOH के मॉलिक्यूल 1 and 1 2 मॉलिक्यूल थे, आयोडीन से रिएक्ट किया, क्या बना, एक Na, एक NaOI और एक वाटर। इस तरह से फर्स्ट स्टेप लिख देते हैं एलोफॉर्म रिएक्शन का कि NaOH बेस के साथ आयोडीन रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड और सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाता है। ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है यही अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और सेकंड स्टेप में ये जाता है हमारे इथाइल अल्कोहल के पास। ये देखिए इथाइल अल्कोहल है आपका, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में ये इथाइल अल्कोहल के पास जाता है और इस इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता है और इस इथाइल अल्कोहल को क्या कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। NaOI इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, यहां से ये H कार्बन का और ये H ऑक्सीजन का, इस सोडियम हाइपोआयोडाइड के ऑक्सीजन के साथ जाके बनाते हैं वाटर और आपको मिल जाता है NaI, ये लीजिए, वाटर ये लीजिए, और बना CH3CHO। CH3CHO में देखिए CH3 है, C है, C के साथ कांटेक्ट में O है, नीचे कौन है, H है। ये बीच का बॉन्ड कैसा हो जाएगा, O को H छोड़ गया, C को H छोड़ गया, दोनों के बीच का बॉन्ड डबल। ये CH3CHO कौन बन गया, एथेनेल। पहले आप NaOCl ले रहे थे तो यहाँ NaCl बन रहा था, सेम मेथड है, सिर्फ आप क्लोरीन की जगह आयोडीन लेके चल रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, बना हुआ सोडियम हाइपोआयोडाइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है किसको, एथेनॉल को, एथेनेल में, एल्डिहाइड में। अब क्या होता है, इस एल्डिहाइड का जो एसिटिल ग्रुप है, ये ग्रुप, ये देखिए यही है एसिटिल ग्रुप। इसके ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, सोडियम आयोडाइड इन सभी को हाइड्रोजनेशन के थ्रू रिप्लेस कर देता है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों की जगह 3 आयोडीन यहां से आते हैं। तो NaOI आप कितने लीजिए, 3 लीजिए, 3 आयोडीन यहां से आएंगे और 3 हाइड्रोजन की जगह जोड़ देंगे। ये कंपाउंड आपको पहले बताया था, तब मैंने यहाँ क्लोरीन ली थी, CCl3CHO, उसको आपने कहा था क्लोरेल, 2,2,2 ट्राइक्लोरोएथेनेल, जिसको आपने कहा था क्लोरेल। आज आयोडीन है तो इसको आप कह देंगे आयोडेल। तो ये आयोडेल बन गया, 3H 3NaO के साथ जाके क्या बना लेगा, 3NaOH। और फाइनल स्टेप में क्या होगा, ये जो आयोडेल बना है ये वापस इस NaOH से रिएक्ट करेगा। जो आयोडेल बना है ये देखिए, ये NaOH से रिएक्ट करेगा और ये देखिए क्या निकल जाएगा, CHI3। CHI3 को ही आप क्या कहेंगे, आयोडोफॉर्म। और देखिए क्या निकला, H डबल बॉन्ड O, कार्बन की वैलेंसी फ्री, फ्री वैलेंसी पे कौन आ गया, ये ONA, ये ONA।
जानते हैं आप HCl को आप फॉर्मेट कहते हैं और उससे सोडियम जुड़ गया इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। तो ये हुई आयोडोफॉर्म रिएक्शन जिसमें आपको आयोडोफॉर्म मिल गया। क्या किया, मैं बता रहा हूं आपको आयोडोफॉर्म के प्रिपरेशन मेथड के बारे में। और मैंने बताया सबसे पहले होता क्या है, हम एथिल अल्कोहल या एसीटोन को ट्रीट करते हैं NaOH की प्रेजेंस में आयोडीन के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है आयोडोन फॉर्म। वेरी फर्स्ट NaOH आयोडीन से रिएक्ट करके बनाता है सोडियम आयोडाइड और सोडियम हाइपो आयोडाइड। सोडियम हाइपो आयोडाइड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम, और इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बनाता है एथेनेल या एसिटाल्डिहाइड, जो फर्दर फिर से रिएक्ट करता है सोडियम हाइपोआयोडाइड से और इसके एसिटाइल ग्रुप के सभी 3 अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं आयोडीन से और बनता है आयोडील। बनने वाला आयोडील फिर NaOH से रिएक्ट करता है और बनाता है क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट। ये हुई आयोडोफॉर्म प्रिपरेशन का मेथड, आयोडोफॉर्म प्रिपेयर हो गया आपका। जो आयोडोफॉर्म प्रिपेयर हुआ है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड था लेकिन आयोडोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड है। क्लोरोफॉर्म क्या था, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर था, लेकिन आयोडोफॉर्म इनसोल्यूबल इन वाटर है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, घुलता नहीं है। साथ ही क्लोरोफॉर्म जो है रखे रहने पे क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है और ब्रेकआउट डाउन होकर के क्या करता है, आयोडीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो जो आयोडोफॉर्म है क्लोरोफॉर्म की तरह नहीं है। आयोडोफॉर्म क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करता है, आयोडीन का फॉर्मेशन करता है। और इस आयोडीन की वजह से इसका उपयोग जो है, इसका यूज जो है हम एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जो किसी लिविंग सरफेस पे, जैसे आपकी स्किन पे कोई कट लग गया है, वुंड हो गया है, तो वहां जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, उनको जो रोकते हैं उन मेडिसिन को एंटीसेप्टिक कहते हैं। सुनते हैं आप बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम। तो बोरोप्लस क्या करती है, कोई आपका वुंड लग जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो वहां बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने का काम करती है। तो वो काम आयोडीन भी करती है, बीटाडीन के नाम से आप ट्रीटमेंट में लेते हैं काम में। तो आयोडीन का यूज एंटीसेप्टिक के रूप में लिविंग सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट के रूप में नॉन लिविंग सरफेस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए किया जाता है। तो समझ गए होंगे आप, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों ही क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, या तो उनको किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन फर्क क्या है, एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पे काम करता है और डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, आपकी जो नॉन लिविंग सरफेस है उन पे यूटिलाइज होता है। तो ये बात शॉर्ट में आपने कर लिया आयोडोफॉर्म की, यूज बताया, फिजिकल प्रॉपर्टी बताई और प्रिपरेशन का आयोडोफॉर्म मेथड, ये आपको याद रहना चाहिए। ये आयोडोफॉर्म मेथड कीटोन्स के अंदर एसिटाइल ग्रुप की प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। ट्राईहैलाइड्स हमारे कंप्लीट हुए, अब हम टेट्राहैलाइड्स पे आते हैं। ट्राईहैलाइड्स में जैसे आपने क्या किया, मैथेन के ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़े हैं ना, वैसे ही टेट्राहैलाइड्स में भी हम मैथेन का ही टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे। जब आप मैथेन के चारों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं किससे, क्लोरीन से, तो एक कंपाउंड बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कैसे बना, मैंने सिंपली कहा कि मैथेन CH4 है, इसके सभी हाइड्रोजन को हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए और 4 क्लोरीन जोड़ दीजिए, तो ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लोकल लैंग्वेज में IUPAC में जाहिर सी बात है, 1 की चेन है, उस पे 4 क्लोरो है, तो क्या कहेंगे, टेट्रा क्लोरो मैथेन। तो आपको मिल जाएगा कौन, टेट्रा क्लोरो मैथेन। अब ये जो टेट्रा क्लोरो मैथेन बन गया है, तो इस टेट्रा क्लोरो मैथेन को आपने कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कार्बन के कंपाउंड्स है, उनके लिए ये एज ए सॉल्वेंट बिहेव करता है, एज ए सॉल्वेंट इसको यूज किया जाता है।
इसके अलावा इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज आपको अगर टेपवर्म और हुकवर्म, विशेष रूप से जो किड्स होते हैं ना, छोटे बच्चे 1-2 इयर्स के जो जमीन पे रेंग के चलते हैं, वो जब मिट्टी खाते हैं तो उसके साथ टेपवर्म या हुकवर्म जैसे जो वर्म है वो उनके स्टमक में चले जाते हैं। तो इस टेपवर्म और हुकवर्म के इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए भी कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होता है। तो एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फर्स्ट यूज था। सेकंड यूज टेपवर्म और हुकवर्म का जो इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में भी कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज किया जाता है। एक यूज और इसका बताऊं, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें फायर को एक्सटिंग्विश करने में, आग बुझाने के लिए जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए भी कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आइए बात करें इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। 3 यूज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए। एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टैपवर्म एंड हुकवर्म एंड टू एक्सटिंग्विश फायर, आग को बुझाने में टैपवर्म और हुकवर्म जो है इनके उपचार में और साथ ही इलाज के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए बात करें इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने का वेरी फर्स्ट मेथड है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। हम इसे किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म से प्रिपेयर कैसे करेंगे? क्लोरोफॉर्म आपको मालूम है क्या है? CaCl3 है, सही है। और आप क्या चाहते हैं? CCl4। तो नेचुरली दिख रहा है कि क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए हमें क्या चाहिए? इस H की जगह भी क्लोरीन चाहिए। तो हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे। सिंपल बात है कि जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करते हैं, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से होती है अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में। तो ये एक H जो इसके पास है वो भी Cl के साथ जाके HCl बना लेता है और ये Cl इस H की जगह आकर के CCl4 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये हो गया CCl4 प्लस HCl। बहुत सिंपल मेथड है। क्लोरोफॉर्म के क्लोरीनेशन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया जाता है। दूसरा, फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसमें ऑक्सीजन होता है। यह है कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें क्या होता है? सल्फर। तो इस कार्बन डाइसल्फाइड का जब क्लोरीनेशन करते हैं, मींस जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो भी क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। साथ ही यहां डाइसल्फर डाइक्लोराइड बनता है। डाइसल्फर डाइक्लोराइड। डाइसल्फर डाइक्लोराइड जो है ये H2Cl2, इसका फॉर्मूला आपको बताएं। इस तरह का होता है, सल्फर सेंट्रल में रहता है। ये पता है ना आपको, सल्फर 16th ग्रुप का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 2 होगी जनरल कंडीशन में। ये देखिए 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है दोनों तरफ। क्लोरीन 17th ग्रुप का है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंसी, तो 1 है। ये H2Cl2, इसको कहते हैं डाइसल्फर डाइक्लोराइड। ठीक है। या दूसरे लैंग्वेज में 2 सल्फर से 2 क्लोराइड जुड़े, यानी 1 सल्फर से 1 क्लोराइड जुड़ा है, तो इसको सल्फर मोनोक्लोराइड भी कह देते हैं। तो ये डाइसल्फर डाइक्लोराइड आपका बन गया। अब आप देखिए यहाँ आपने क्या किया है, आपने यहाँ 4 × 6 क्लोरीन लिए हैं, सही है। यहाँ कितने हैं? 2, तो यहाँ कितने कर दीजिए? 3 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गए, 4 यहाँ 2 यहाँ, H2 निकल गया, C का सही है, बैलेंस है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनेशन करके, क्लोरोफॉर्म के भी क्लोरीनेशन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बना था और कार्बन डाइसल्फाइड के क्लोरीनेशन से भी क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 बनता है। ठीक है। अब देखिए एक और काम, आप चाहें तो इस कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन जब इस डाइसल्फर डाइक्लोराइड से करवाते हैं तो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। वही बात, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको कितने क्लोरीन चाहिए? 4। यहाँ कितने हैं? 2, तो इसके कितने लीजिए? 2 लेते, 2 2 जा 4 क्लोरीन यहाँ सेटिस्फाइड हो गया, कार्बन कार्बन हो गया। अब क्या होता है? ये सल्फर यहाँ से निकल जाता है ऐसे ही ऐसे। कितना है? 2 2 जा 4 and 2 6,
ये 6 सल्फर ऐसे कैसे रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जब कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, और अगर यही रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड की डाइसल्फर डाइक्लोराइड से करवाएं तो भी कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो इस तरह से ये आपने बात की किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रिपरेशन मेथड की। यूज आपको बता दिया, एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसको यूज करते हैं, टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर को बुझाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये मार्केट में पायरीन के नाम से मिलता है। मार्केट में इसका जो ट्रेड नेम है मैं आपको बता दूं CCl4 का, वो क्या है, पायरीन के नाम से ये मिलता है। तो पायरीन के नाम से ये मार्केट में मिलता है। और ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है टेपवर्म और हुकवर्म के ट्रीटमेंट में काम में आता है। और इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग जो होती है, आपने पढ़ा है, ड्राई क्लीन करवाते हैं कपड़ों को, पेट्रोल या डीजल से साफ किया जाता है उनके जो नहटने वाले जो उन पे धब्बे हैं उनको, तो इसको यूज किया जा सकता है ड्राई क्लीन के लिए। किसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। तो ये बात हुई कार्बन टेट्राक्लोराइड की। आइए, ये दूसरा सब टॉपिक हुआ। आज हमने आयोडोफॉर्म के बारे में बात कर ली, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई, यूज की बात हो गई। कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रिपेयर कर लिया आपने, क्लोरीनेशन करवा दिया, या आपने डाइसल्फर डाइक्लोराइड से रिएक्शन कर दी। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का पहला बड़ा इंपॉर्टेंट यूज और केमिकल प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं, वो है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीऑन। जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन HF से करवाते हैं, HF क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो क्या होता है, इसके क्लोरीन फ्लोरीन से रिप्लेस होते हैं। और देखिए ये एक H एक Cl को लेके क्या बना लेता है, HCl, और यहाँ CCl4 में से कितने रह गए, 3, और साथ में क्या आ गया, F। ये रिएक्शन हम एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो SbCl5 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर आप यहाँ CCl4 से SbCl5 के रिएक्शन में HF2 ले लेंगे तो कुछ नहीं, इसके 2 क्लोरीन फ्लोरीन से रिप्लेस होंगे और आपको मिलेगा CCl2 F2, और यहाँ से 2 HCl निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 3HF लेते हैं और SbCl5 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो 3 क्लोरीन फ्लोरीन से रिप्लेस होंगे और आपको मिल जाएगा CClF3 और 3 HCl यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड्स आपके बन रहे हैं जिनमें क्या हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के क्लोरीन को आपने फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं इसमें 3 चीज है, 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो इनको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही आपके क्या कहलाते हैं, फ्रीऑन्स। मींस जब कार्बन टेट्राक्लोराइड SbCl5 की प्रेजेंस में HF से रिएक्ट करता है तो फ्रीऑन्स या कहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स मींस CFC का फॉर्मेशन करता है। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं जिन्हें फ्रीऑन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही फ्रीऑन है, जहां हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फ्रीऑन होते क्या है, इनका यूज क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे ये किस तरह से अपना एडवर्स इफेक्ट डालते हैं और इन्हें बनाया कैसे जाता है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक फ्रीऑन में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक रिएक्शन और आपको बता दी, नोमेनक्लेचर फ्रीऑन के मैं आपको फ्रीऑन में ही क्लियर कर दूंगा। ये तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जब HF से SbCl5 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो फ्रीऑन्स का फॉर्मेशन करता है। अब सेकंड, अगर इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन आप किससे करवा दें, विष डाइहैलाइड से करवा दें,
जैसे देखिए विश डाइहाइलाइड के लिए आपको मालूम है कि कम से कम क्या होगा, 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम पे होंगे। और मान लिया आपने अनसैचुरेटेड विश डाइहाइलाइड ले लिया ये, तो इसका नाम है 1 2, ठीक है। डाई कौन Cl मीन्स क्लोरो, 2 की चेन एट बॉन्ड डबल इन 1 2 डाई क्लोरो एथीन। जब इसकी रिएक्शन आप कार्बन टेट्राक्लोराइड से करवाते हैं तो कुछ इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड को मैं तोड़ के लिखता हूँ, एक Cl को अलग कर देता हूँ, 3 को एक साथ रखता हूँ। कार्बन हेलोजन बॉन्डिंग में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने से इस पर पार्ट पॉजिटिव और ये पार्ट पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। कुछ नहीं करना, एक को यहाँ ऐड कर दीजिए और दूसरे पार्ट को यहाँ ऐड कर दीजिए। अनसैचुरेशन तो है ही ना, देखिए क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल होंगे, ये नीचे Cl थे ही, ये Cl इस कार्बन पे आया, ऐड कर दीजिए, और इस कार्बन पे ये C आया, आ गया, जो साथ में क्या लाया, 3Cl और लाया, लीजिए ये आपका प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट क्या कहूं, एडक्ट बन गया। दोनों रिएक्टेंट जो थे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और 1 डाइक्लोरोएथीन का एडिशन हो गया और हमें इन 2 and 1 3 कार्बन के रिएक्टेंट से मिलकर 3 कार्बन का एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। IUPAC नोमेनक्लेचर इसका आप करना चाहें तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट पास हो और ज्यादा हो। इधर से काउंटिंग करते तो 2 क्लोरीन है और उधर से काउंटिंग करते हैं तो 3, तो काउंटिंग उधर से करेंगे। अब देखिए कितने सब्स्टिट्यूट है चेन पर, 3 की चेन है आपकी। सब्स्टिट्यूट देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 1 इन 3 की पोजीशन, 2 पर ये 1 और 3 पर ये 2, तो 3 3, एक जैसे 6 है इसलिए हेक्सा। Cl को सब्स्टिट्यूट के रूप में क्या कहते हैं आप, क्लोरो, और 3 की चेन है प्रोप, हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाला, एल्केन के रूप में नेम हो गया 1 1 1 2 3 3 हेक्साक्लोरोप्रोपेन। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हुई कार्बन टेट्राक्लोराइड की। फ्रियोन की, फ्रियोन क्या है मैंने आपको अभी भी बताया था, फ्रियोन को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ये होते क्या है, मैथेन, पता है आपको मैथेन किसे कहते हैं, CH4, और एथेन C2H6। तो मैथेन और एथेन के जो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स हैं, मींस जब आप मैथेन और एथेन के हाइड्रोजन एटम्स को क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों से रिप्लेस करते हैं तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें फ्रियोन कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों अटैच होते हैं, इसलिए इनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC भी कह देते हैं। बनते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। जब आप क्या करते हैं, मैथेन का डेरिवेटिव अभी आपने पढ़ा था, क्लोरो डेरिवेटिव CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसकी रिएक्शन HF से करवाते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था किसकी प्रेजेंस में, SbCl5 की प्रेजेंस में। SbCl5 की प्रेजेंस में जब CCl4 HF से रिएक्शन करता है तो ये एक H एक Cl को ले जाके HCl बना लेता है, कार्बन पर 3 क्लोरीन ले जाते हैं तो एक फ्लोरीन इनके साथ आकर के जुड़ जाता है और ये बाहर निकल जाता है HCl। आपको अभी बताया था आप क्या कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन HF के 1 की बजाय 2 मोल से करवाइए, 2 की बजाय 3 मोल से करवाइए, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, 2 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे, 2 फ्लोरीन आ जाएंगे, 3 से करवाएंगे 3 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे, 3 फ्लोरीन आ जाएंगे, यहाँ 2 HCl निकल जाएगा, यहाँ 3 HCl निकल जाएगा,
और रिएक्शन वही किसकी प्रेजेंस में, SbCl5 की प्रेजेंस में है। हाँ, अगर आपने क्या किया, CCl4 की रिएक्शन 4HF से करवा दी तो 4HCl निकल जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CF4। क्या इस CF4 को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहेंगे? नहीं, ये तो एक तरह का हैलाइड ही रह गया आपका, जिसमें कार्बन से केवल फ्लोरीन ही जुड़ा हुआ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब है कि कार्बन के साथ इस कंपाउंड में फ्लोरीन भी अटैच होगा और क्लोरीन भी अटैच होगा। इसलिए ये जो लास्ट रिएक्शन है ना जिसमें CF4 बना है, नहीं, ये CF4 फ्रीऑन नहीं है। अगर आपके पास CCl4 है तो उसके 3 क्लोरीन तक को आप फ्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं और आपको इस तरह से क्या मिलेंगे, फ्रीऑन्स। दूसरा कौन है, एथेन। तो एथेन पे कितने हाइड्रोजन है, 6 है ना, 6 के 6 हटा दीजिए तो इसका डेरिवेटिव बन गया, ये लीजिए C2Cl6, हेक्साक्लोरोएथेन बन गई। तो ये हेक्साक्लोरोएथेन की रिएक्शन भी जब आप किससे करवाएंगे, HF से। आप तब तक करवा सकते हैं जब तक इसके 5 क्लोरीन फ्लोरीन से रिप्लेस नहीं होते। अगर एक HF से करवाएंगे तो C2Cl5F बने और एक HCl निकल जाएगा। आपने अगर यहां लिया 2HF तो जाहिर बात है 2 क्लोरीन रिप्लेस होंगे, 3HF तो 3 रिप्लेस हो जाएंगे, 4HF तो 4 रिप्लेस हो जाएंगे और 5HF तो 5 रिप्लेस हो जाएंगे। बस याद रहे सभी रिप्लेस नहीं करने हैं क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होने चाहिए। कैटलिस्ट वही आपका SbCl5 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 SbCl5, बाहर वही HCl निकल जाएंगे। एक से रिएक्ट करवाया, एक निकला, 2 से 2 HCl, 3 से 3 HCl, 4 से 4 HCl, 5 से 5 HCl। जो कंपाउंड बनेंगे देखिए वो क्या हो जाएंगे, 2 रिप्लेस किए तो 2 फ्लोरीन आ गए, क्लोरीन 4 रह गए, फ्लोरीन 2 हो गए। 3 से रिएक्ट करवाया, 3 क्लोरीन और 3 ही क्या हो गए, फ्लोरीन। 4 से करवाया तो क्या हुआ, क्लोरीन 2 रह गए, फ्लोरीन 4 आ गई। 5 से करवाया तो क्लोरीन 1 रह गया, फ्लोरीन 5 हो गया। लेकिन देखिए कार्बन में क्लोरीन फ्लोरीन दोनों है कंपाउंड में, तो ये सब क्या है, फ्रीऑन्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स को ही फ्रीऑन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC के नाम से जानते हैं। इनको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन हेक्साक्लोरोमेथेन जो है, इनकी रिएक्शन SbCl5 की प्रेजेंस में HF से करवाते हैं और इनके क्लोरीन को फ्लोरीन से रिप्लेस करने पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीऑन मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो फ्रीऑन आपको मिलते हैं, ये फ्रीऑन आपका एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में और जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, वहां पर कूलिंग गैस के रूप में इनको यूज किया जाता है। फ्रीऑन का यूज कूलिंग गैस के रूप में कोल्ड स्टोरेज में भी होता है, कूलिंग गैस के रूप में ये फ्रिज में भी भरी जाती हैं और कूलिंग गैस के रूप में ये एयर कंडीशनर में भी यूज की जाती है। लेकिन ये फ्रीऑन जो है बड़ी ही यूजफुल तो है कूलिंग के लिए, लेकिन हार्मफुल भी है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर ये फ्रीऑन डिकम्पोज नहीं होती है, लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है तो ऊपर जाकर ये फ्रीऑन क्या करती है, जो सन से आने वाली सनलाइट है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज है जिनमें बहुत हीट होती है, उनसे ये ब्रेक डाउन होती है और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करती है और वो फ्री रेडिकल्स फिर एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर की ओजोन को ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं और ओजोन होल बन जाता है। क्या है ओजोन होल, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं फ्रीऑन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ये जो फ्रीऑन्स बनाई है आपने, ये सभी फ्रीऑन है, लेकिन इन फ्रीऑन का नेम किस तरह से लिखें। तो मेरे पास देखिए कितने फ्रीऑन है, ये 8 फ्रीऑन्स हैं। इन सभी फ्रीऑन्स का मेरे को क्या लिखना सीखना है, नेम लिखना सीखना है। ये 8 तरह के फ्रीऑन्स मैंने आपके सामने रखे हैं, तो इनका नेम लिखना सीखें। तो देखिए फ्रीऑन का जो नोमेनक्लेचर है
वो फ्रीऑन XYZ के रूप में किया जाता है। फ्रीऑन का जो नोमेनक्लेचर है वो फ्रीऑन XYZ के रूप में किया जाता है, और ये नोमेनक्लेचर फ्रीऑन के फॉर्मूले में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ फ्लोरीन पे डिपेंड करता है। देखिए यहां X क्या है, X यहां है नंबर ऑफ कार्बन -1, यानी जो भी फ्रीऑन का फॉर्मूला आपके पास है उसमें आपको जितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आप उनमें से एक 1 माइनस करके लिखिए। जितने भी दिख रहे हैं 1 माइनस कर दीजिए, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, X की हो जाएगी, जिसे यहां लिख देना आपको। सेकंड Y, ये होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1। फॉर्मूले में आपको जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं उसमें क्या ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, वो वैल्यू क्या लिखी जाएगी, यहां Y लिखी जाएगी। और Z क्या है, नंबर ऑफ फ्लोरीन, जितने F एटम्स दिख रहे हैं वही आपके लिए यहां क्या है, Z है। ठीक है, तो ये फ्रीऑन XYZ के रूप में फ्रीऑन का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन की बात हुई है लेकिन क्लोरीन की बात नहीं हुई है, यानी फ्रीऑन का नोमेनक्लेचर करने में क्लोरीन का कोई रोल प्ले नहीं है। क्लोरीन यहाँ जस्ट लाइक हाइड्रोजन काम कर रहा है, यानी ये सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट कंपाउंड आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो जो भी है वो है तो ये क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन दोनों कार्बन से अटैच है, तो फ्रीऑन तो इसके नाम में आएगा पहले। अब X मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, तो नंबर ऑफ कार्बन -1 यानी 1 - 1, तो यहां पर X की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो X की जगह आप लिखेंगे 0। देन Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, क्या इन फॉर्मूले में आपको कहीं हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, नहीं ना, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 0, 0 में 1 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 1, यानी Y की जगह क्या लिखेंगे आप, 1। Z क्या है, नंबर ऑफ F, पहले में कितना है, 1, इसलिए इसका नाम हो गया फ्रीऑन 011, यानी 0 की तो कोई वैल्यू बची नहीं, पहले है फ्रीऑन 11, तो CCl3F का नाम क्या है, फ्रीऑन 11 इसका नाम हो गया। दूसरे का नाम लिखेंगे वही फ्रीऑन, वापस देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 - 1, तो X की वैल्यू 0, फिर वही बात हाइड्रोजन यहाँ नहीं नजर आ रहा तो 0 + 1 1 हो गया, Y की वैल्यू। Z नंबर ऑफ F कितने नजर आ रहे हैं, 2, तो इसका नाम हो गया फ्रीऑन 12। ऐसे इस आगे वाले को देखें, ये फ्रीऑन नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो यहाँ 1 रखिए X की वैल्यू के लिए, 1 - 1 1 सेकेंड 0, और फिर H नजर नहीं आ रहा है तो Y की वैल्यू के लिए 0 + 1 1, F कितने नजर आ रहे हैं, 3, तो Z की जगह 3, तो ये फ्रीऑन 13। नीचे वाले का नोमेनक्लेचर कीजिए, फ्रीऑन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 2 - 1, देखिए सभी में 2 है तो इन सभी में X की वैल्यू क्या हो गई आप देख लीजिए, 2 - 1, तो सभी के लिए क्या लिख सकते हैं, फ्रीऑन X की जगह 1, फ्रीऑन X की जगह क्या रखेंगे, सभी में 1 लीजिए, लिख दिया। Y की जगह हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन किसी में भी नहीं है तो सब में 0 + 1 यानी 1 वैल्यू हो गई। Z की जगह F, फर्स्ट में कितना है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इनके नाम हो गए फ्रीऑन 111, फ्रीऑन 112, फ्रीऑन 113, फ्रीऑन 114, फ्रीऑन 115। तो इस तरह से फ्रीऑन का नोमेनक्लेचर फ्रीऑन XYZ के रूप में करते हैं। X नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, Z नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। क्लोरीन का फ्रीऑन के नेम में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, यानी क्लोरीन सिर्फ वैलेंसी पूरी कर रहा है, कार्बन
अगर सिंगल है तो उसकी वैलेंसी जाहिर सी बात है CH4 मैथेन होता है ना, तो उसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, 4 है ना, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 कंप्लीट करनी है। देखिए 3 and 1 4, 2 and 2 4 and 1 and 3 4। अगर यही आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है तो 2 कार्बन एथेन में ये ऐड होते हैं ना, तो दोनों ऐड हो गए, 1 बॉन्ड तो ये बना चुके, तो दोनों की फ्री वैलेंसी कितनी है, 3 है। इसके भी 3, इसके भी 3, तो 3 and 3 6, इसलिए 2 कार्बन के साथ 6 एटम्स दिख सकते हैं आपको। तो देखिए 5 and 1 6, 4 and 2 6, 3 and 3 6, 2 and 4 6 and 1 and 5 6, तो ऐसे ही इसका काम हो गया। ठीक, अब मान लीजिए कोई और फ्रीऑन दे देता, मान लीजिए मैंने आपके सामने रख दिया ये CHCl2F। नो नीड टू वरी, क्या ये फ्रीऑन है? बिल्कुल ये फ्रीऑन है, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे हाइड्रोजन हटा देंगे, हो सकते हैं, लेकिन साथ में क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होने चाहिए तो फ्रीऑन कहेंगे। तो फिर नोमेनक्लेचर फ्रीऑन, X की वैल्यू 1 कार्बन है तो 1 minus 1, once again 0। Y की वैल्यू 1 हाइड्रोजन है तो 1 plus 1 2, क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है। F कितना 1, तो Z की वैल्यू भी 1, ये फ्रीऑन 21। अगर मैं इसको यूं लिख देता CHClF2, तो देखिए वंस अगेन फ्रीऑन, नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो X की वैल्यू 1 minus 1 0 हो गई। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो 1 plus 1 2 हो गया। नंबर ऑफ फ्लोरीन जितना है वही Z है तो 2 है, तो ये फ्रीऑन 22 का फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से फ्रीऑन का नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। आइए बात करें कि फ्रीऑन किस तरह से हार्मफुल है, क्या इसके बैड इफेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। हम बात कह रहे हैं कि फ्रीऑन एयर कंडीशनर में, कोल्ड स्टोरेज में और रेफ्रिजरेटर में एज ए कूलिंग गैस यूज की जाती है। जब ये कूलिंग गैस के रूप में यूज हो रही है और इतना इसका यूज है, तो फिर क्यों वेल डेवलप्ड कंट्रीज जो अमेरिका जैसी कंट्रीज है उन्होंने बैन कर दिया है इसके यूज को कूलिंग गैस के रूप में। वहां पर एयर कंडीशनर और फ्रिज में फ्रीऑन को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ये हार्मफुल है। कैसे है देखिए, जो फ्रीऑन आपके होते हैं, जैसे ये लीजिए मैंने फ्रीऑन 11 ही आपके सामने लिख दिया। फ्रीऑन 11 है कि नहीं है ये, देखिए फ्रीऑन X की वैल्यू 1 कार्बन है तो 1 minus 1 0 हो गई। हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है तो 0 plus 1, Y की वैल्यू 1 हो गई और F1 है तो ये फ्रीऑन 11 है। ठीक है, होता क्या है जब अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती है ना, किसकी, सन की, सन की जब अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती है तो ये फ्रीऑन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपके डिसोसिएट हो जाते हैं। और देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, ये स्पीशीज बनती हैं, सॉरी, इसे आप समझने की कोशिश करें। आपने पढ़ा बॉन्ड के 2 तरह के क्लीवेज होते हैं। एक बॉन्ड इस तरह से टूटे कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाए, तो इसे होमोजेनिक क्लीवेज या समान विखंडन कहते हैं। और इससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज बनती है जिन्हें आप फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और इन फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हाई रिएक्टिव होती है। लेकिन इस होमोजेनिक क्लीवेज के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में जब आपके फ्रीऑन ऊपर चले जाते हैं तो वहां सन की अल्ट्रावायलेट रेज से हाई टेम्परेचर मिलता है, ब्रेकडाउन होता है इनका बॉन्ड और क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्योंकि फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये है हाई रिएक्टिव। और एटमॉस्फेयर में ऊपर है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर में कौन सी गैस है, ओजोन गैस है। ये बेटा जनरल कंडीशन में क्या होता है, जब सनलाइट मिलती है, अल्ट्रावायलेट रेज मिलती हैं, तो ओजोन ब्रेकडाउन होती है और बनाती है ऑक्सीजन गैस और साथ में एटॉमिक ऑक्सीजन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके ओजोन O2 और O में ब्रेकडाउन हो जाती है। वो O फिर एटॉमिक ऑक्सीजन है ना, हाई रिएक्टिव है,
फिर से इसके साथ कंबाइन होती है और फिर से क्या करती है, ओजोन का फॉर्मेशन कर देती है। इस तरह से ओजोन लेयर में ओजोन का बैलेंस बना रहता है। लेकिन यहां पर अगर फ्रियोन पहुंच जाता है तो फ्रियोन का ये फ्री रेडिकल क्लोरीन जाता है और ये क्या करता है, ओजोन से निकलने वाली उस एटॉमिक ऑक्सीजन को लेकर उसके साथ एक नया रेडिकल बना लेता है। अगर ये Cl नहीं होता तो क्या होता, ये O2 और O बनते और O वापस O2 के साथ कंबाइन होके ओजोन बना लेती। अब Cl ने ओजोन से रिएक्ट करके O2 तो बना दी, लेकिन O2 से वापस ओजोन बनने के लिए O फ्री नहीं है, उस O से कौन अटैच हो चुका है, ClO अटैच हो चुका है। ये ClO फिर फ्री रेडिकल है, ये वापस से क्या करता है, फिर आपकी ओजोन पर अटैक करता है और फिर एक नया फ्री रेडिकल बना लेता है और फिर ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है। मींस फ्रियोन के अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ब्रेकिंग से बनने वाले ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, इस ओजोन को ऑक्सीजन में तो कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन से वापस ओजोन नहीं बनती है। और आपको बताएं, 1 molecule of freon 1 lakh molecules of ओजोन, ओजोन के लैक्स में लाखों मॉलिक्यूल्स को, लाखों अणुओं को क्या करता है, एक ही फ्रियोन का मॉलिक्यूल ओजोन के लैक्स मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है और वापस ऑक्सीजन से ओजोन नहीं बन पाती है। इससे उस लेयर में, उस प्लेस पे पर्टिकुलर पे क्या हो जाता है, ओजोन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इसे ही आप कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, या आप कहते हैं ओजोन होल हो गया है, वापस ओजोन नहीं बनती है। तो उस जगह पर जहां ओजोन नहीं है वहां से अल्ट्रावायलेट रेज सीधी कहां पहुंच जाती है, हमारे अर्थ के नॉर्मल एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर सकती है, स्किन को स्किन कैंसर कोज कर सकती है, बड़ी हार्मफुल है। ग्लोबल वार्मिंग की आप कंडीशन पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर हाई हो गया है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जब पहुंचेंगे अर्थ पे तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और क्या होगा, धीरे धीरे सारे ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो जाएंगे, बर्फ के पहाड़ मेल्ट हो जाएंगे, सी का लेवल बढ़ जाएगा, सी में वाटर लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हर चीज उसमें डूब जाएगी। इसलिए बहुत बड़ी थ्रेट है ये फ्रियोन। अगर इनका यूटिलाइजेशन हम इसी तरह से करते रहे तो ओजोन डिप्लीशन लगातार होता रहेगा, ओजोन होल बड़ा होता जाएगा, और अगर ये ओजोन होल इसी तरह से बड़ा होता रहा तो एक दिन क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे और सी में वाटर लेवल बढ़ने से सारा अर्थ उसमें डूब जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस फ्रियोन के यूज़ को, जिसे गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, हम यूज़ ना करें। ये फ्रियोन कूलिंग गैस के रूप में इसके सब्स्टिट्यूट देखें। आजकल जो रेफ्रिजरेटर आते हैं, जो एसी आते हैं, वो इको फ्रेंडली के नाम से भी आते हैं। इको फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली हो, जिनमें फ्रियोन यूज़ नहीं की जाती, तो हमें ऐसे रेफ्रिजरेटर को यूज़ करना चाहिए। हालांकि वो इसके कंपेयर में, फ्रियोन जहाँ कूलिंग गैस के रूप में यूज़ होती है, उन रेफ्रिजरेटर एसी के कंपेयर में थोड़े महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हार्मफुल नहीं है। तो हमें वो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यूज करना। आज का फोर्थ सब टॉपिक डीडीटी की बात करते हैं। डीडीटी बहुत कॉमन है, मैं आपने बहुत सुना है डीडीटी। जो म्युनिसिपल बोर्ड है, आपकी नगर पालिका है, वो मॉस्किटो से बचाने के लिए, मच्छर, जब बरसात के दिनों में मच्छरों का संक्रमण बढ़ जाता है, मॉस्किटो का इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो डीडीटी का छिड़काव किया जाता है पूरे म्युनिसिपल बोर्ड में। जो पंचायत है वो गाँव में, जो नगर पालिका है वो शहरों में क्या करती है, डीडीटी का छिड़काव करती है। तो डीडीटी का पूरा नाम याद रहे, डी फॉर डाइक्लोरो, एंड सेकंड डी फॉर डाइफेनिल, एंड डी फॉर ट्राइक्लोरोएथेन। मीन्स डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोइथेन इज फुल नेम ऑफ डीडीटी। आपको याद रहना चाहिए डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका पूरा नाम है। और मॉस्किटो को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड के रूप में, मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशी के रूप में इसको यूज किया
जाता है, इसका सिंथेसिस कैसा होता है, ये प्रिपेयर कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो जब आप क्लोरोबेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्लोरेल के साथ ट्रीट करते हैं, क्लोरोबेंजीन देखिए, क्लोरोबेंजीन यही तो है, बेंजीन रिंग और ये क्लोरीन, ये है क्लोरोबेंजीन। तो देखिए 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, थोड़ा इस तरह से H दिखाते हैं, ये भी हम यूज कर लेंगे इसका। तो ये क्लोरोबेंजीन है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स। तो जब ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स आप लेते हैं और क्लोरोबेंजीन के ये 2 मॉलिक्यूल्स आपके क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन क्या होता है, अभी आपको बताया था, एल्डिहाइड ग्रुप था CHO, ये CH3CHO, इसको एसिटाल्डिहाइड कहा था। इसके तीनों H को जब क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं तो ये बनता है क्लोरेल। ये क्या बनता है, क्लोरेल। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप क्लोरेल से करवाते हैं तो देखिए क्या होता है, ये क्लोरोबेंजीन के दोनों रिंग से 2 हाइड्रोजन एटम्स निकलते हैं क्लोरेल के ऑक्सीजन के साथ, और बीच में से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। और देखिए अब क्या बचा, दोनों की वैलेंसी फ्री है, कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन के जाने से कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये कार्बन इन दोनों से अटैच हो गया। कार्बन पे एक क्या है H और ये क्या है CCl3। ये है आपका DDT, जिसका यूज आप इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं मॉस्किटो को किल करने के लिए। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथेन। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो वो भी सीखिए, ठीक है। मैंने आपकी ये चेन कितने कार्बन की है, 2 की। तो पेरेंटली ये कौन है, एथेन ही है, ठीक है। उस एथेन के फर्स्ट कार्बन पे आप देखिए 3 सब्स्टिट्यूट है और सेकंड पर 2 सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ये 2 सब्स्टिट्यूट है और ये कितने हैं, 3 सब्स्टिट्यूट है। तो काउंटिंग उधर से करेंगे, इधर से 3 सब्स्टिट्यूट है तो इधर से काउंटिंग करेंगे, ये 1 और ये 2 पर ये दोनों सब्स्टिट्यूट आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं। ये कौन है, ये सब्स्टिट्यूट है आपके क्लोरोफेनिल। कौन है, क्लोरोफेनिल। कार्बन से अटैच, इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन कहें, ये सेकंड, ये 3 और ये 4। तो इस क्लोरोफेनिल में क्लोरो कौन से नंबर पर अटैच है, 4 पर। तो इस सब्स्टिट्यूट को आप बोल सकते हैं 4 क्लोरोफेनिल, 4 क्लोरोफेनिल। अब बेटा कुछ सब्स्टिट्यूट ऐसे होते हैं जिनके नाम से पहले अगर डाई लगाया जाए ना तो संदेह की स्थिति पैदा हो जाती है, सस्पेक्ट हो जाता है मामला, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहां 2 के लिए डाई यूज न करके हम यूज करते हैं बिस। क्या यूज करते हैं, बिस। तो ये दोनों 4 क्लोरोफेनिल है, इनके नाम से पहले एक जैसे 2 हैं, डाई में लगा के हम क्या यूज करते हैं, बिस। तो बिस 4 क्लोरोफेनिल यानी डाई की जगह बिस यूज किया, तो बिस 4 क्लोरोफेनिल यानी 4 क्लोरोफेनिल पूरा एक सब्स्टिट्यूट है। ये 4 क्लोरोफेनिल जो पूरा सब्स्टिट्यूट है इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इससे पहले बिस लगाएंगे, और ये बिस, ये दोनों क्लोरोफेनिल कहां जुड़े हुए हैं, सेकंड कार्बन पे। तो दोनों की पोजीशन पहले कोमा लगाती है। तो 2 2 एक जैसे 2 सब्स्टिट्यूट, तो पहले दोनों की पोजीशन लिखिए, 2 पर ये और 2 पर ये। तो 2 2 एक जैसे 2 के लिए डाई की जगह क्या यूज किया, बिस। कौन है वो, तो इनका नाम मैंने आपको बताया 4 क्लोरोफेनिल है। अब आगे तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद क्या है, 3 सब्स्टिट्यूट फर्स्ट कार्बन पे, ये 1 1 1। कौन है, एक जैसे 3 है, ट्राई। कौन है, Cl, तो क्लोरो और एथ
सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये आईयूपीएसी नेम हो गया डीडीटी का। डीडीटी का आईयूपीएसी नेम। लोकल नेम था डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डीडीटी का फुल नेम हो गया 2,2-bis 4-क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। ये डीडीटी का आईयूपीएसी नेम हुआ। आपको ये सिंथेसिस का मेथड सिंगल मेथड है, याद रखना है। यूज सिंपल सा है, मॉस्किटो को किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में जो पंचायत और म्युनिसिपल बोर्ड है उसको बड़ा यूज करती है, और फुल नेम इसका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है, जबकि आईयूपीएसी में इसको 2,2-bis 4-क्लोरोफेनिल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके बारे में बात हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा एक फाइनल कंपाउंड इस लेसन का और है, उसका नाम भी आपने खूब सुना होगा, BHC। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर खेतों में इसको यूज किया जाता है BHC को। तो आइए इस BHC के बारे में भी बात करें। BHC DDT की तरह इस BHC का भी फुल नेम आप याद रखें। इसका फुल नेम है B फॉर बेंजीन, H फॉर हेक्सा एंड C फॉर क्लोराइड। यानी ये बेंजीन का हेक्सा क्लोरो डेरिवेटिव है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसका लोकल नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड BHC। ट्रेड नेम कमर्शियली मार्केट में जैसे CCl4 का ट्रेड नेम आपको बताया था पायरीन, ऐसे इसका ट्रेड फॉर्म है लिंडेन। गैमेक्सिन के नाम से भी इसको ट्रेड नेम में जाना जाता है, गैमेक्सिन भी कह देते हैं। और एक 666, इस BHC को 666 भी कहा जाता है क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना आपका, इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 ही क्या होते हैं, क्लोरीन होते हैं। यानी फॉर्मूला क्या हो गया, CB6 HB6 और Cl6। तो कार्बन हाइड्रोजन यदि किसी 6 बेंजीन का है ना, तो बेंजीन के साथ हेक्सा क्लोराइड, इसलिए बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोल दिया। तो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन तीनों ही एटम्स, तीनों ही एलिमेंट 6 है, इसलिए उसको 666 के नाम से भी ट्रेड नेम में जाना जाता है। आइए बात करें बेंजीन बनता कैसे। बहुत सिंपल है, जब आप बेंजीन का क्लोरीनेशन, ये बेंजीन है आपकी, जब आप इस बेंजीन का क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, कोई कैटलिस्ट आप नहीं ले रहे हैं, कैटलिस्ट लेते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बेंजीन रिंग के H क्लोरीन से रिप्लेस होते हैं। लेकिन जब सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन का क्लोरीनेशन करते हैं ना बेटा, तो ये सारे डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, सारे डबल बॉन्ड टूट जाते हैं, टूट गए, ठीक है, सारे डबल बॉन्ड टूट गए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सब टूट गए। सबके टूटने से क्या हो गया, इन कार्बन की सभी वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई, और इन सभी फ्री वैलेंसी पे कौन आके ऐड हो जाता है, क्लोरीन। ये देखिए कितने 6, तो यहाँ कितने Cl2 ले लीजिए, 3Cl2। तो जब बेंजीन का क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाता है तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनता है। लेकिन आप देखिए क्या वास्तव में यह बेंजीन बची नहीं। बेंजीन में क्या था, अल्टरनेट ऑर्डर में 3 ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड थे, तो डबल बॉन्ड तो यहाँ बचे ही नहीं। अब सही है, सारे डबल बॉन्ड्स टूट गए, यानी बेंजीन रिंग टूट गई, बेंजीन रिंग टूट गई तो यह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बचा, ये एलिफेटिक कंपाउंड हो गया। और एलिफेटिक कंपाउंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो साइक्लिक कंपाउंड है। एलिफेटिक में तो साइक्लोप्रिफिक्स 6 है, तो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल हो गए हैं, एन, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये कौन है, साइक्लोहेक्सेन है। और उस साइक्लोहेक्सेन में फिलहाल तो आप काउंटिंग कैसे भी स्टार्ट कर लें, 1 2 3 4 5 6 सभी जगह क्या जुड़े हुए हैं, क्लोरीन। तो 1 2 3 4 5 6, एक जैसे 6 है तो हेक्सा, कौन है, क्लोरो। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो गया बीएससी का, देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो
साइक्लोहेक्सेटो 6 और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एनसाइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये बीएससी का आईयूपीएसी नेम है, आप इसे भी याद रखें। ये बीएससी की स्ट्रक्चर है। ट्रेड नेम है लिंडेन गैमेक्सिन 666, लोकल नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और यूज क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, खेतों में कीटनाशी के रूप में बीएससी को यूज किया जाता है। इस तरह से आज के इस लास्ट वीडियो के साथ हमारा आरबीएससी केमिस्ट्री का जो 10th लेसन है, हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न, ये कंप्लीट होता है। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आप घर पे इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे बात कीजिए। एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। और अगली क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग लेसन 11 ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ ऑक्सीजन पार्ट 1, ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक भाग 1, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए तब मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।